हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, योनची ने अपनी हैवी रूलर सोर्ड से लिंग जे के ऊपर अटैक करते हुए न सिर्फ उसे वहां पे हरा दिया था, बल्कि उसी के साथ साथ उसकी डिवाइन सोर्ड को भी वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां अपनी सोर्ड को टूटते हुए देखकर लिंग जे वहां पे काफी ज्यादा सैड हो गया था और उसकी सोर्ड के साथ साथ उसका कॉन्फिडेंस भी टूट गया था, जो देखकर योनची वहां पे बहुत ही कूल तरीके से धीरे धीरे अपनी हैवी रूलर सोर्ड को लेकर धीरे धीरे लिंग जे की तरफ बढ़ते हुए उससे कहता है, बच्चे तुम हार गए। जिसपे लिंग जे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए योनची से पूछता है, आखिर तुमने ये सब कैसे किया? आज तक कोई भी मेरी इस डिवाइन सोर्ड के अटैक से नहीं बच पाया और तुम ना सिर्फ मेरी डिवाइन सोर्ड के अटैक से बच गए, बल्कि उल्टा तुमने तो मेरी डिवाइन सोर्ड को ही तोड़ दिया। और ये कहकर अचानक लिंग जे वहाँ पे योनची की तारीफ करते हुए उससे कहता है, तुम वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। तुम तो ट्रू फेस मिस्टिक रियलम में भी होते हुए इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अगर तुम स्पिरिचुअल फेस मिस्टिक रियलम में ब्रेक थ्रू कर गए तो फिर मैं तो क्या, मेरा भाई भी तुम्हें नहीं हरा पाएगा। और ये कहकर वो वहाँ पे प्रिंसेस यूवी की तरफ देखते हुए कहता है, मेरे ख्याल से तुम वाकई प्रिंसेस यूवी को डिजर्व करते हो। लिंग जे की ये बात सुनकर प्रिंसेस यूवी भी वहाँ पे ब्लश करने लगी थी, जिसपे योनची भी उसके सामने फ्लेक्स करते हुए कहते, ऑफ कोर्स मैं प्रिंसेस यूवी को डिजर्व करता हूँ, पर अब तुम ये फाइट हार चुके हो। तुम्हें याद है ना तुमने मुझसे क्या शर्त लगाई थी? योनची की ये बात सुनकर लिंग जुन वहाँ पे अपने मन में कहता है, ये ब्रदर योनची भी किसी बच्चे से कम नहीं है। वहीं योनची की ये बात सुनकर लिंग जे वहाँ पे बहुत ही प्राउड से कहता है, मैं लिंग जे एक रियल मैन हूँ और मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। और ये कहकर वो वहाँ पे आगे बढ़कर योनची को ग्रीट करते हुए उससे कहते हैं, आज से आप मेरे बॉस हो। ये देखकर प्रिंसेस यूवी और लिंग जुन अजीब समूह बनाते हुए एक दूसरे को देखने लगते हैं, जैसे वो एक दूसरे से कह रहे थे कि ये दोनों कभी नहीं सुधरने वाले। और तभी लिंग जे वहाँ पे योनची का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, बॉस आप ट्रू फेस मिस्टिक रियलम में होते हुए भी इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो? जिसपे योनची वहाँ पे थोड़ा हड़बड़ाते हुए उससे कहता है कि तुम्हें ये सब समझाना थोड़ा मुश्किल होगा। जिसपे लिंग जे उसे चने के झाड़ पे चढ़ाते हुए उससे कहता है कि आप मेरे बॉस हो, तो फिर क्या मुझे भी नहीं बताओगे? प्लीज मुझे भी कोई एडवाइस दो ना, ताकि मैं भी आपकी तरह अपने से ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर को भी हरा पाऊँ। मैं जितनी चाहे मर्जी हार्ड प्रैक्टिस कर लूं, लेकिन आखिर में मैं अपने बड़े भाई से हार ही जाता हूँ। जिसपे योनची उससे कहता है, ये सब तो तुम्हारी फ्यूचर की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम इसी तरह से मुझे अपना बॉस मानते रहे तो मैं तुम्हें काफी कुछ सिखा दूंगा। योनची की ये बात सुनकर लिंग जे उसके सामने हाथ जोड़ते हुए उससे कहता है, अगर आप मुझे भी अपनी कुछ सीक्रेट टेक्निक सिखा दें तो मैं हमेशा आपको फॉलो करने के लिए तैयार हूँ। इवन मैं उसके लिए आपका डिसेबल बनने को भी तैयार हूँ। लिंग जे की ये बात सुनकर योनची वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगता है और योनची को इस तरह से हंसते हुए देखकर लिंग जे अचानक ही वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और वो अपने भाई से कहता है कि अब मजाक बहुत हो गया, अब हम दोनों को वापस चलना चाहिए। और ये कहकर लिंग जुन वहाँ पे प्रिंसेस यूवी को ग्रीट करते हुए कहता है, हम दोनों इस बार इंपीरियल सिटी में आपको रैंकिंग बैटल कॉम्पिटिशन में इन्वाइट करने के लिए आए थे। और ये कहकर वो वहाँ पे इन्विटेशन लेटर को निकालकर प्रिंसेस यूवी को दे देता है और उसी के साथ वो वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए प्रिंसेस यूवी को बताता है कि रैंकिंग बैटल कॉम्पिटिशन 6 महीने बाद होने वाला है, जो कि हर बार की तरह हमारे टियानजिया मनोर के अंदर ही होगा। और ये कहकर लिंग जुन वहाँ पे योनची की तरफ देखते हुए कहता है, ब्रदर योनची के टैलेंट वाकई काफी ज्यादा अमेजिंग है और अभी तो रैंकिंग बैटल कॉम्पिटिशन के लिए 6 महीने बाकी है, इसलिए अगर रॉयल फैमिली योनची को अपनी तरफ से रैंकिंग बैटल कॉम्पिटिशन में उतारती है तो मुझे उम्मीद है उसके रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे आएंगे। और ये कहकर वो वहाँ पे प्रिंसेस यूवी को एक बार फिर से ग्रीट करते हुए कहता है, यो आइनस हमारे यहाँ आने का मकसद पूरा हो गया है, इसलिए अब हम लोगों को वापस जाना होगा। और ये कहकर लिंग जुन वहाँ पे अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करके बहुत ही तेजी से अपने भाई लिंग जे को लेकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन बेचारा लिंग जे तो अभी भी वहाँ पे रुककर योनची से कुछ बातें पूछना चाहता था और लिंग जुन को अचानक वहाँ पे इस तरह से जाते हुए देखकर प्रिंसेस यूवी भी थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहती है, लिंग जुन तो एक बहुत ही शांत किस्म का आदमी है, तो फिर ये इतनी हड़बड़ी में यहाँ से इस तरह से क्यों चला गया? और अभी प्रिंसेस यूवी वहाँ पे ये सब कह ही रही थी कि तभी अचानक ही वहाँ पे योनची की हालत थोड़ी खराब होने लगती है। इवन यहाँ पे योनची के मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था, जो देखकर प्रिंसेस यूवी जल्दी से योनची को संभालते हुए उससे पूछती है, जूनियर योनची ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? जिसपे योनची उसे बताता है कि लिंग जे का वो आखिरी अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था और भले ही मैंने उसे वहाँ पे रोक लिया था, लेकिन उसके अटैक के प्रेशर की वजह से मुझे इंटरनल काफी सारी इंजरीज आ गई, पर आप ज्यादा फिक्र ना करें, मैं ठीक हूँ। और रही बात लिंग जुन की कि वो यहाँ पे अचानक इस तरह से क्यों चला गया, तो लिंग जुन यहाँ पे ये बात अच्छी तरह से जानता था कि मेरी इंटरनल बॉडी के अंदर काफी सारी इंजरीज आई हैं, जिन्हें मैं लिंग जे के सामने छुपाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो भी मुझे अपने छोटे भाई लिंग जे के सामने शर्मिंदा नहीं होने देना चाहता था, इसलिए वो यहाँ पे इस तरह से जल्दी से अपने भाई को लेकर चला गया। यंग मास्टर लिंग जुन तो वाकई बहुत ज्यादा अच्छी इंसान है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे योनची रॉयल पैलेस से अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन उसकी इंजरीज अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, क्योंकि रास्ते में उसे अचानक ही अपनी बॉडी के अंदर पेन होने लगता है, जो देखकर योनची वहाँ पे खुद से ही कहता है कि मुझे लगता है अब मुझे जल्द से जल्द खुद को हील करना ही होगा और खुद को पूरी तरह से हील करने के लिए मुझे ड्रैगन ब्लड पेल को रिफाइन करना होगा। और ये सब सोचते हुए योनची वहाँ से आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक ही उसे वहाँ पे एहसास होता है कि कोई उसके ऊपर नजर रखे हुए है, जो देखकर योनची अचानक ही वहाँ पे अपनी शैडो स्टार ऑफ गॉड टेक्निक का यूज करते हुए काफी तेजी से आगे बढ़कर कहता है, मैं जानता हूँ तुम यहीं पे हो, इसलिए अब छुपना बंद करो और चुपचाप सामने आ जाओ। योनची की ये बात सुनकर सामने वाले पेड़ से एक लड़का जिसका नाम फेंग था, जो कि चैन फेंग मिस्टिक पैलेस का एक डिसेबल था, वो सामने आते हुए योनची से कहता है, मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर कुछ तो बात है, तुम वाकई एक जीनियस कहलवाने के लायक हो। वहीं फेंग भाई ये नाम सुनकर योनची को कुछ याद आता है, उसने ये नाम चैन फेंग मिस्टिक टावर की टॉप जीनियस लिस्ट में पढ़ा था। और ये याद आते योनची वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है, ओ तो तुम यहाँ पे मरोंगी का बदला लेने के लिए आए हो, देखा मैंने
कहा था ना, तुम पावरफुल होने के साथ साथ काफी ज्यादा स्मार्ट भी हो, तो मुझे वाकई बहुत ज्यादा पसंद आए हो। इसलिए अब तुम ही मुझे बताओ कि ये जगह तुम्हें मानने के लिए कैसी रहेगी। जिस पे यूनची उससे कहता है ये जगह अच्छी तो है, लेकिन मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारी कब्र के लिए। यूनची की ये बात सुनकर फैंग वहाँ पे एक बार फिर से हंसते हुए उससे कहता है, ओ तो तुम पावरफुल और स्मार्ट होने के साथ साथ बहुत ज्यादा बहादुर भी हो, अब तो तुम्हें मारने में और भी ज्यादा मजा आएगा। जिस पे यूनची उससे कहता है तो फिर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, जल्दी से आकर अपनी कोशिश आजमा लो। जिस पे फैंग उससे कहता है क्योंकि तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए हो, तो इसलिए मैं तुम्हें पहले अटैक करने का मौका देता हूँ। जिस पे यूनची अचानक ही वहाँ पे अपनी हैवी रोलर सोर्ड को बाहर निकालते हुए उससे कहता है, ओके जैसे तुम्हारी मर्जी। पर जैसे यूनची वहाँ पे उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, तो अचानक ही फैंग वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज करते हुए एक शैडो स्नेक ट्रैप फॉर्मेशन को क्रिएट करता है, जिसके अंदर उसने यूनची को वहाँ पे ट्रैप कर दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ पे उस फॉर्मेशन के अंदर चारों तरफ से शैडो स्नेक्स उसके ऊपर अटैक भी करने लगे थे, जिन्हें यूनची भी वहाँ पे अपनी हैवी रोलर सोर्ड का यूज करते हुए काटे जा रहा था। पर वो वहाँ पे जितने ज्यादा स्नेक्स को काट रहा था, वहाँ पे दोबारा उतनी ज्यादा स्नेक आते जा रहे थे, जो देखकर अब यूनची को भी वहाँ पे थोड़ा गुस्सा आ गया था। इसलिए वो वहाँ पे अपनी फिनिश गॉड की पावर को रिलीज करते हुए अपनी हैवी रोलर सोर्ड को उस फॉर्मेशन के बीचों बीच घुसा देता है, जो देखकर फैंग वहाँ पे हंसते हुए उससे कहता है, ओ तो तुम मेरी स्नेक फॉर्मेशन को अपनी लो लेवल की फाइट से डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इतने ज्यादा बेवकूफ भी निकलोगे। और ये कहकर फैंग अचानक ही वहाँ पे अपनी स्नेक फॉर्मेशन की पावर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से अब वो सभी शैडो स्नेक्स एक साथ मिलकर लगातार यूनची के ऊपर हमला करने लगे थे। लेकिन यूनची भी यहाँ पे हार नहीं मानता और वो भी अपनी हैवी रोलर सोर्ड का यूज करते हुए उन सभी स्नेक्स को काटने लगता है। पर जैसे वो वहाँ पे एक स्नेक को काटता था, तो उसके बदले में वहाँ पे 2 स्नेक आ जाते थे, जो देखकर यूनची वहाँ पे थोड़ा चौंकते हुए कहता है, ये स्नेक्स तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। जिस पे फैंग वहाँ पे अपनी सोर्ड को बाहर निकालते हुए उससे कहता है कि इतनी ज्यादा मेहनत मत करो, क्योंकि बहुत ही जल्द तुम मेरी इस सोर्ड से मरने वाले हो, तो फिर तुम खुद को इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों दे रहे हो। और अभी फैंग वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक यूनची ने वहाँ पे अपनी फिनिश गॉड की पावर को रिलीज करते हुए एक ही झटके में फैंग की स्नेक फॉर्मेशन को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देखकर तो बेचारे फैंग को वहाँ पे 440 वोट का झटका लगता है। और वो हैरान होते हुए यूनची से कहता है, तुम तो इंटरफेस मिस्टिक रियलम के कल्टीवेटर थे, तो फिर अचानक से ये तुम्हारा हो रहा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। और ये कहकर फैंग अचानक ही वहाँ पे अपनी सोर्ड का यूज करते हुए यूनची के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर देता है। लेकिन अब यूनची भी वहाँ पे उसके हमले के लिए पूरी तरह से रेडी था, और वो भी वहाँ पे अपनी फिनिश गॉड की एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए अपनी हैवी रूलर सोर्ड से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो सीधा पीछे एक पेड़ के साथ जाके टकराया था। और वहाँ पे उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इवन वहाँ पे उसके मुंह और नाक से खून भी निकलने लगा था। लेकिन इतने ज्यादा पावरफुल अटैक की वजह से यूनची को भी वहाँ पे अपनी इंजरीज में दोबारा पेन होने लगा था। वहीं फैंग अभी भी वहाँ पे जिंदा था, जो देखकर यूनची वहाँ पे धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा लकी है जो ये अभी तक भी जिंदा है, पर कोई बात नहीं, अब मैं ज्यादा देर से जिंदा नहीं रहने देने वाला। वहीं यूनची की ये बात सुनकर फैंग वहाँ पे बहुत ज्यादा डर गया था, और वो वहाँ पे अपने अंकल का नाम पुकारते हुए उन्हें मदद के लिए बुलाने लगता है। जिस पे यूनची अपनी सूट को उसकी तरफ पॉइंट करते हुए गुस्से से उसे कहता है, अब तुम्हें यहाँ पे कोई नहीं बचाने आने वाला। लेकिन अभी यूनची यहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक ही फैंग का अंकल वहाँ आते हुए यूनची के ऊपर हमला कर देता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से यूनची भी वहाँ पे खिसकता हुआ काफी पीछे आ गया था। और फैंग के अंकल को देखकर जैस्मिन यूनची को बताती है कि ये पर्सन आर्टिफिस मिस्टिक रियलम के 3rd लेवल पे है, जिसे तुम अकेले हैंडल नहीं कर सकते। और तभी वो पर्सन जिसका नाम अंकल फैंग था, वो आगे बढ़ते हुए यूनची से कहता है, मैं तुम्हें अपने यंग मास्टर को हर्ट करने के लिए तो माफ कर सकता था, पर तुमने मेरे यंग मास्टर को मारने की कोशिश की, उसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। और ये कहकर अंकल फैंग वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज करते हुए यूनची के ऊपर एक जानलेवा हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर यूनची जल्दी से वहाँ पे जैस्मिन को उसे मारने के लिए कहता है। जिस पे जैस्मिन वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए उससे कहती है कि तुम्हें मेरी यहाँ पे मदद की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मदद के लिए ऑलरेडी कोई आ चुकी है। और जैसे ही अंकल फैंग वहाँ पे यूनची के ऊपर हमला करने के लिए उसके पास पहुंचता है, तो अचानक ही वहाँ पे वही लड़की आ जाती है जिसे यूनची लिटिल फायरी कहता था। वो वहाँ पे आते हुए अपनी आइस पावर का यूज करके अंकल फैंग को अपनी आइस में जमा देती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने वहाँ पे अंकल फैंग के टुकड़े टुकड़े भी कर दिए थे, जो देखकर तो बेचारे फैंग की हालत वहाँ पे और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और वो वहाँ पे डर के मारे यूनची को देखते हुए उससे कहता है, नहीं तुम कोई ह्यूमन नहीं हो सकते, तुम एक डीमन हो। जिस पे यूनची वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए दोबारा उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर बेचारा फैंग वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर भागने की कोशिश करता है। पर अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि उसने यूनची के अंदर वाले डेविल को जगा दिया था, जो कि बस लोगों को खत्म करना जानता था। और जैसे ही फैंग वहाँ से भागने की कोशिश करता है, तो यूनची वहाँ पे अपनी हैवी रूलर सोर्ड को पीछे से ही फेंकते हुए उसे वहीं पे खत्म कर देता है। और यूनची के इस एक अटैक में ही फैंग का खेल वहीं पे खत्म हो गया था। और फैंग को मारने के बाद यूनची वहाँ पे खुश होकर चिल्लाते हुए कहता है, लिटिल फायरी, मैं जानता हूँ ये तुम ही हो, तुम अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए वापस आई थी ना, पर तुम यहाँ पे मेरे सामने क्यों नहीं आ रही। इस पे वहाँ पे उस लड़की की आवाज आती है, जो यूनची से कह रही थी कि मैंने 3 महीने के लिए तुम्हारी रक्षा करने का प्रॉमिस किया था, ना कि तुमसे मिलने का। और शायद तुम ये बात भूल गए हो कि मैं अपने अलावा किसी और के ऑर्डर्स नहीं मानती, इसलिए अब मुझे और ज्यादा परेशान मत करो। लिटिल फायरी की आवाज सुनकर यूनची वहाँ पे हंसते हुए कहता है, ओ तो ये वाकई तुम ही हो, मैं तो बस यहाँ पे तुम्हें फेस टू फेस मिलकर थैंक्स कहना चाहता था, प्लीज एक बार तो सामने आ जाओ। लेकिन तब तक वो लिटिल फायरी वहाँ से जा चुकी थी, जो देखकर यूनची वहाँ पे अपने मन में कहता है, ये लिटिल फायरी तो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है, पर कोई बात नहीं, बहुत जल्द मैं इसे खुद से मिलने के लिए मजबूर कर दूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे इस फैंग वाले मैटर को सोल्व करना होगा। और ये कहकर यूनची
यूनची वहाँ से सीधा जनरल जैन बाई वाले मेंशन के बाहर आ जाता है, जहाँ पहुंचकर वो अपना रूप फेंग में चेंज कर लेता है। और उसके बाद वो वहाँ पे मोरोंग से मिलने के लिए उस पैलेस के अंदर चला गया था, जहाँ जनरल जैंग बाई पैलेस के एक गार्ड खुद उसे वहाँ पे मोरोंग की रूम की तरफ ले जाता है। और उसी के साथ यूनची वहाँ पे उस गार्ड को ऑर्डर देते हुए कहता है, मैं मोरोंग के साथ रूम के अंदर कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाला हूँ, इसलिए किसी को भी इस रूम के अंदर मत आने देना। जिसपे वो गार्ड भी यूनची को वहाँ पे ग्रीट करते हुए चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और उसके जाते यूनची भी वहाँ पे सीधे रूम के अंदर आ गया था, जहाँ मोरोंग अपने दोस्त फेंग को अपने रूम के अंदर देखकर उसे कहता है, फेंग तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो और क्या तुमने अपना काम पूरा कर दिया? जिसपे यूनची उससे कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई काम मैं अपने जिम्मे लूं और वो ना हो? ऑफ कोर्स तुम्हारा काम हो चुका है। यूनची की ये बात सुनकर मोरोंग वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, ये तो वाकई एक बहुत अच्छी खबर है, फाइनली तुमने उस लड़के से मेरा बदला ले ही लिया। अगर मैं इंजर्ड ना होता तो मैं खुद अपनी आंखों से इसका मरा हुआ मुंह देखने के लिए जाता। मोरोंग की ये बात सुनकर यूनची को गुस्सा तो वहाँ पे बहुत ज्यादा आता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहता। और वो वहाँ पे एक पिल को बाहर निकालते हुए उससे कहता है, मोरोंग मैं तुम्हारे लिए एक हीलिंग पिल लेकर आया हूँ, जल्दी से इसे ले लो, ये तुम्हें बहुत जल्द ठीक कर देगी। मोरोंग उस पिल को देखकर वहाँ पे और भी ज्यादा खुश होते हुए उससे कहता है, फेंग मैं वाकई बहुत ज्यादा लकी हूँ जो मेरे पास तुम्हारी जैसे एक दोस्त मौजूद है। और ये कहकर वो वहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे उस पिल को खा लेता है। पर जैसे ही वो उस पिल को खाता है तो अचानक उसे अपने गले में बहुत ज्यादा पेन होने लगा था, और उस पिल की वजह से वहाँ पे उसकी आवाज भी पूरी तरह से बंद हो गई थी। जो देखकर यूनची वहाँ पे उसके मजे लेते हुए कहता है, मोरोंग ये तुम्हें क्या हो रहा है? क्या तुम्हारी आवाज तुम्हारे गले में ही अटक गई है? जिसपे मोरोंग भी वहाँ पे गुस्से से उसकी तरफ देखने लगता है। जो देखकर यूनची उससे कहता है, तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखना चाहते थे ना, पर लो तुम मेरा डेविल रूप देख लो। और ये कहकर यूनची वहाँ पे अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है। जो देखकर मोरोंग वहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे अपना पूरा दम लगाते हुए भागने की कोशिश करता है, लेकिन यूनची वहाँ पे अपनी शैडो स्टार ऑफ गॉड टेक्निक का यूज करते हुए उसके सामने आकर उसे गले से पकड़कर ऊपर उठाते हुए कहता है, तो तुम मुझे मरते हुए देखकर एंजॉय करना चाहते थे ना, पर अब देख लो उल्टा मैं ही तुम्हें मरते हुए देखकर एंजॉय कर रहा हूँ। और ये कहकर यूनची वहाँ पे उसे उठाकर एक तरफ फेंक देता है, और उसी के साथ उसने वहाँ पे फेंक की सोड को भी बाहर निकाल लिया था। जो देखकर मोरोंग वहाँ पे अपनी मदद के लिए किसी को बुलाने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाता है ताकि वो किसी को इमरजेंसी सिग्नल भेज सके, लेकिन यूनची उससे पहले उसका वो हाथ वहीं पे काट देता है। और वो वहाँ पे बिल्कुल एक डेविल की तरह उसके करीब जाते हुए उससे कहता है, आज तुम्हें मुझसे यहाँ पे बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला। और ये कहकर यूनची ने वहाँ पे फेंक की सोड का यूज करते हुए उसका गला काट दिया था। और इसी के साथ मोरोंग का खेल भी वहीं पे खत्म हो गया था, जिसकी वजह से अगली सुबह पूरे चेन फेंग मिस्टिक पैलेस में हड़बड़ी मची हुई थी और चारों तरफ वहाँ पे ये खबर फैल गई थी कि फेंग मोरोंग को मारकर खुद कहीं गायब हो गया है। और अपने रूम के अंदर बैठा हुआ यूनची भी यहाँ पे ये सारी बातें सुन रहा था, लेकिन उसी के साथ साथ वो वहाँ पे ड्रैगन केव से मिले हुए मटेरियल्स का यूज करके ड्रैगन पिल को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था। और तभी यूनची वहाँ पे उन सारे मटेरियल्स को अपने छोटे से फर्नेस के अंदर डालते हुए कहता है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ड्रैगन पिल को रिफाइन करने के लिए मेरे पास जिन मेडिसिन मटेरियल्स की कमी है वो मुझे फेंग से मिल जाएंगे। और ये कहकर यूनची ने वहाँ पे उन मटेरियल्स का यूज करते हुए एक साथ 3 ड्रैगन ब्लड पिल्स को रिफाइन कर लिया था। और उन पिल्स से निकल रहे औरों को महसूस करके यूनची वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, ये तो हाई लेवल की ड्रैगन पिल्स है। लेकिन अभी यूनची यहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी उसे वहाँ पे उसे लिटिल फायरी की आवाज सुनाई देती है, जो कि उससे वहाँ पे पूछ रही थी कि ये किस तरह की पिल है। लिटिल फायरी को अपने सामने देखकर यूनची खुश होते हुए उससे कहता है, ओ तो फाइनली तुम मेरे सामने आ ही गई। लेकिन लिटिल फायरी डायरेक्ट उससे सवाल करते हुए पूछती है, क्या कि तुमने इतनी आसानी से किंग फेस रियलम की ड्रैगन पिल को कैसे रिफाइन कर लिया? जिसपे यूनची उसे बताता है कि ड्रैगन ब्लड की वजह से इन ड्रैगन ब्लड पिल्स में मैंने जिस ब्लड का यूज किया है वो एक किंग फेस मिस्टिक रियलम के ड्रैगन का था। जिसपे वो लिटिल फायरी यूनची से कहती है, लेकिन मैंने सुना है कि किंग लेवल की पिल को रिफाइन करने के लिए उस पर्सन का भी किंग फेस रियलम में होना जरूरी है, लेकिन तुमने तो ट्रू फेस मिस्टिक रियलम में होते हुए भी एक किंग लेवल की ड्रैगन पिल को रिफाइन कर लिया। ऐसे अल्केमी मेथड के बारे में तो मैंने आज तक कभी नहीं सुना। जिसपे यूनची उससे कहता है, मैं तुम्हें इसलिए तो मिलने के लिए कह रहा था, अगर तुम उस वक्त मुझे मिल लेते तो मैं तुम्हें ऐसी ऐसी बातें बता देता जिसके बारे में तुमने कभी सुना भी नहीं होता। जिसपे लिटिल फायरी थोड़ा गुस्से से उसे कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं तो बस तुम्हें यहाँ पे ये बताने के लिए आई थी कि हमारा एग्रीमेंट ओवर हो गया है। जिसपे यूनची उससे कहता है, ओके ओके मैं तुम्हें अपने अल्केमी मेथड के बारे में बता देता हूँ। इस मेथड को एलेक्जर फॉर्मेशन कहा जाता है। ये सुनकर लिटिल फायरी को एक झटका लगता है और वो चौंकते हुए यूनची से पूछती है, क्या कहा तुमने? एलेक्जर फॉर्मेशन? तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम एलेक्जर फॉर्मेशन के लेजेंडरी मेथड के बारे में जानते हो? यूनची की ये बात सुनकर जैस्मीन टेलर समूह बनाते हुए कहती है, ये लड़के कितने ज्यादा झूठे होते हैं। असल में तो ये अपनी अल्केमी अपने हेवनली पॉइजन पर्ल की मदद से करता है, लेकिन ये इस लड़की के सामने शो ऑफ करने के लिए ऐसे लेजेंडरी मेथड का नाम ले रहा है। लेकिन ये बात तो यहाँ पे जैस्मीन भी नहीं जानती थी कि यूनची वाकई उस लेजेंडरी मेथड के बारे में जानता था, क्योंकि वो अपनी पिछली लाइफ में एक बहुत ही हाईली स्किल्ड डॉक्टर था और उसके मास्टर इस वर्ल्ड के सबसे बेस्ट अल्केमी मास्टर थे, जिसकी वजह से यूनची की अल्केमी नॉलेज एक टॉप ग्रेड के अल्केमी मास्टर से भी कहीं ज्यादा थी। तभी वो लिटिल फायरी यूनची से कहती है कि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। जिसपे यूनची भी खुश होते हुए उससे कहते हैं, हाँ हाँ पूछो पूछो। ये सुनकर लिटिल फायरी उससे कहती है, तुम खुद को एक मिरेकल डॉक्टर कहते हो और तुम्हारी मेडिकल स्किल्स मैं खुद देख चुकी हूँ, जो कि वाकई काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, और ऊपर से तुम लेजेंडरी अल्केमी मेथड्स के बारे में भी जानते हो। तुम्हारे अंदर ऐसी कमाल कमाल की एबिलिटीज है जिनका यूज करते हुए तुम इस पूरे वर्ल्ड को शो कर सकते हो। इवन तुम्हें अपने क्लैन में ज्वाइन करवाने के लिए क्लैश में जंग तक भी छिड़ सकती है। तो फिर तुम इस तरह से चेंग फेंग मिस्टिक पैलेस के एक
डिसेबल बनकर इतनी आम सी जिंदगी क्यों गुजार रहे हो? जिस पे यूनची उसे वहाँ पे सिर्फ एक ही जवाब देता है कि फ्रीडम। ये सुनकर उस लिटिल फायरी को एक झटका लगता है और वो चौंकते हुए उससे कहती है फ्रीडम, इसका भला क्या मतलब हुआ? जिस पे यूनची उसे बताता है कि अगर मैं किसी बड़े से क्लैन को ज्वाइन कर लेता हूँ तो मुझे अपने पूरे लाइफ टाइम के लिए उस क्लैन के लिए काम करना होगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मैं सिर्फ उसे फ्रीडम चाहता हूँ ताकि मैं जैसे चाहे मर्जी अपनी लाइफ गुजार सकूं। जिस पे वो लिटिल फायरी दोबारा उससे सवाल करते हुए पूछती है, ओके अगर ऐसा है तो फिर तुमने मुझे अपनी एबिलिटीज के बारे में पता क्यों चलने दिया? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं बाकी क्लैंस को भी तो तुम्हारे बारे में बता सकती हूँ? जिस पे यूनची उससे कहता है वो इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है और मेरे जैसे एक लड़के की तुम्हारी नजरों में बहुत ज्यादा इज्जत है और भले हमेशा तुम खुद को मुझसे सुपीरियर दिखाती हो, लेकिन जब मैं खतरे में था उस वक्त तुमने न सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट किया था बल्कि मुझे हील भी किया था और तुम कल एक बार फिर से अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए वापस आई। ये सब दिखाता है कि तुम वाकई दिल से एक बहुत ज्यादा अच्छी पर्सन हो, लेकिन उसी के साथ साथ तुम बहुत ज्यादा प्यारी भी हो, इसलिए मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है। जिस पे वो लिटिल फायरी थोड़ा गुस्से से उसे कहती है, लो फिर तुम्हारी बकवास शुरू हो गई, मैंने ठीक कहा था, तुम वाकई एक लोफर हो। जिस पे यूनची उसकी इस बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए उससे कहता है, लिटिल फायरी क्या अब मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जिस पे वो लिटिल फायरी भी हाँ में अपना सर हिलाती है। ये देखकर यूनची उससे सवाल करते हुए पूछता है, तुम आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस से हो ना? यूनची की यह बात सुनकर लिटिल फायरी वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो गई थी और वो यूनची को कोई भी जवाब नहीं देती, जो देखकर यूनची उससे कहता है, ओके अगर तुम मुझे इसके बारे में नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, इसे मैं तुम्हारी हाँ ही समझ लेता हूँ। क्या तुम आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस के किंग यू के बारे में जानती हो? यूनची की ये बात सुनते ही उस लिटिल फायरी को एक झटका लगता है और वो हैरान होते हुए उससे पूछती है, क्या तुम उसे जानते हो? ये देखकर यूनची अपने मन में कहता है, ये किंग यू का नाम सुनकर इतनी ज्यादा इमोशनल क्यों हो गई? और ये सोचकर यूनची वहाँ पे उसे झूठ बोलते हुए कहता है, किंग यू और मैं दोनों बचपन के दोस्त थे और जब मैं लियू यूनिवर्सिटी छोड़कर जा रहा था तब मुझे पता चला था कि वो शादी कर चुकी है और शादी के बाद ही वो आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस में चली गई थी, तो इसलिए मैं तुमसे उसके बारे में और जानना चाहता हूँ। यूनची की ये बात सुनकर लिटिल फायरी उसे बताती है, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, अभी वो आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस की एक मेंबर है और अगर तुम इस साल रैंकिंग बैटल कंपटीशन को अटेंड करते हो तो तुम वहाँ पे उससे मिल पाओगे। जिस पे यूनची थोड़ा शौक होते हुए उससे कहता है, क्या वो भी रैंकिंग बैटल कंपटीशन के लिए आने वाली है? पर वो तो अभी सिर्फ 18 साल की है, क्या उसके लिए वो रैंकिंग बैटल कंपटीशन मुश्किल नहीं होगा? जिस पे वो लिटिल फायरी बहुत ही प्राउड से कहती है, मुश्किल तो दूसरों के लिए होने वाली है क्योंकि किंग यू का टैलेंट अनमैचेबल है, इवन टियानजियामन और लिंग यून भी उसका सामना नहीं कर सकता। पिछले साल रैंकिंग बैटल कंपटीशन को लिंग यून ने जीता था और वो भी सिर्फ 17 साल की उम्र में, और अगर लिंग यून ऐसा कर सकता है तो किंग यू क्यों नहीं कर सकती, जो कि टैलेंट के मामले में लिंग यून से बहुत ज्यादा आगे है। ये सुनकर यूनची थोड़ा खुश होते हुए कहता है, तो इसका मतलब है किंग यू अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। जिस पे लिटिल फायरी उसे बताती है कि अगर मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊंगी तो तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, इसलिए बेहतर यही है कि तुम उसे खुद ही देखकर फैसला कर लेना। ये सुनकर यूनची एक बार फिर से उसे सवाल करते हुए पूछता है, लिटिल फायरी क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो लकी पर्सन कौन था जिससे किंग यू ने शादी की थी? इस पे लिटिल फायरी थोड़ा गुस्से से यूनची को बताती है कि किंग यू ने अपने फादर को प्रॉमिस पूरा करने के लिए एक यूजलेस पर्सन के साथ शादी की थी, पर तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, तो वो लड़का बहुत ज्यादा लकी है क्योंकि हजारों लोग किंग यू के साथ शादी करने के सपने देखते हैं, लेकिन उस जैसे एक यूजलेस पर्सन को किंग यू का हस्बैंड बनने का मौका मिल गया। मुझे लगता है गॉड उस लड़के के ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहरबान थे। और ये कहकर लिटिल फायरी वहाँ से गायब हो गई थी, लेकिन अपने बारे में ये सब सुनकर यूनची वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था, इसलिए अब उसने भी रैंकिंग बैटल कंपटीशन में जाने का फैसला कर लिया था। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रिंस यूवी और यूनची अपने रूम की छत के ऊपर बैठे हुए चांद को निहार रहे थे, लेकिन यूनची तो अभी भी वहाँ पे काफी ज्यादा सैड और गुस्सा था, जो कि प्रिंस यूवी भी भांप लेती है। इसलिए वो यूनची से पूछती है, यूनची क्या तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है? लेकिन यूनची को तो अभी भी वहाँ पे लिटिल फायरी की वही कड़वी बातें याद आ रही थी जो कि उसने किंग यू के हस्बैंड के बारे में कही थी। और ये कहकर वो वहाँ पे सीरियस होते हुए प्रिंस यूवी से कहता है, सीनियर मैंने फैसला ले लिया है कि इस बार के रैंकिंग बैटल कंपटीशन को मैं भी अटेंड करूंगा। जिस पे प्रिंस यूवी उसे बता दिया, पर तुम्हें उसमें क्वालिफाइड करने के लिए पहले ट्राई आउट्स देने होंगे, और अगर तुम उस रैंकिंग बैटल कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हो तो तुम्हें जंग फेंग टावर की जीनियस लिस्ट में टॉप 3 में अपना नाम बनाना होगा, वो भी सिर्फ 6 महीनों के अंदर अंदर। जिस पे यूनची उससे कहता है, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और इस सब के लिए मैं रेडी भी हूँ, लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना होगा। जिस पे प्रिंस यूवी वहाँ पे थोड़ा सैड होते हुए उससे कहती है, पर तुम यहाँ से क्यों जाना चाहते हो? जिस पे यूनची उसे बताता है, ये जगह मेरे लिए कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल है, मुझे प्रैक्टिस करने के लिए इससे भी ज्यादा हार्ड एनवायरनमेंट की जरूरत है। यूनची की ये बात सुनकर प्रिंस यूवी उससे कहते हैं, तुमने बिल्कुल ठीक फैसला किया है, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे थोड़े और दिन रहे तो तुम धीरे धीरे यहाँ पे लोगों की नजरों में आते जाओगे। और ये कहकर प्रिंस यूवी अचानक ही वहाँ पे सैड होते हुए कहती है, पर मैं भी तुमसे दूर नहीं रहना चाहती। जिस पे यूनची अपने दोनों हाथों में उसका फेस पकड़ते हुए कहता है, सिर्फ 6 महीने की बात है, सिर्फ 6 महीने तुम मेरा वेट कर लो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं 6 महीने के अंदर अंदर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर वापस लौटूंगा। जिस पे प्रिंस यूवी भी वहाँ पे उसके हाथ पकड़ते हुए कहती है, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। और ये कहकर उन दोनों ने वहाँ पे एक दूसरे को हक कर लिया था, और इसी रोमांटिक सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।